हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कल्पना कीजिए कि आपको एक पुराना संदूक मिलता है जिसमें कुछ अजीब से चांदी के सिक्के और लोहे की एक पुरानी कुल्हाड़ी है। क्या ये चीज़ें हमें 2500 साल पीछे ले जा सकती है? बिल्कुल। आज हम जानेंगे कि कैसे आज से 2500 साल पहले हमारे गांव खुशहाल और शहर समृद्ध हुए। आज का सफ़र बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 हिस्ट्री के 8वें चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस चैप्टर का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। यह अध्याय हमें लगभग 2500 साल पहले के भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा पर ले जाता है। यह वह समय था जब बड़े साम्राज्य जैसे मौर्य साम्राज्य के साथ साथ गांवों और शहरों का भी कायाकल्प हो रहा था। तो पहले जानेंगे हम लोहे का प्रयोग और कृषि में परिवर्तन के बारे में। आज हम लोहे के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन उस समय यह एक क्रांतिकारी तकनीक थी। अब हम जानेंगे लोहे की शुरुआत कब हुई। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। इसका प्रमाण हमें महापाषाण कब्रों में मिलता है, जहाँ लोहे के औजार और हथियार दफनाए गए। अब हम बात करेंगे कृषि में क्रांति के बारे में, जो 2500 साल पहले आई। 2500 साल पहले जब लोहे के औजारों का उपयोग तेज़ी से बढ़ा, तो मुख्य रूप से 2 औजारों ने खेती का चेहरा बदल दिया, जिसमें पहला है लोहे के फाल। पहले लकड़ी के हल होते थे जो कठोर ज़मीन नहीं जोत पाते थे। लोहे के फाल आने से भारी और दोमट मिट्टी को जोतना आसान हो गया, जिससे पैदावार बढ़ गई। दूसरा है कुल्हाड़ियाँ। जंगलों को साफ कर खेती योग्य भूमि बनाने के लिए लोहे की कुल्हाड़ी का उपयोग किया गया। अब हम जानेंगे धान की रोपाई के बारे में। इसी समय किसानों ने बीजों को छिड़कने के बजाय धान की रोपाई शुरू की, जिससे पौधों के जीवित रहने की दर बढ़ी और उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। नेक्स्ट टॉपिक है सिंचाई समृद्धि का आधार। सिर्फ औजार काफ़ी नहीं थे। राजाओं को पता था कि समृद्ध गांवों के बिना राज्य का टिकना मुश्किल है, इसलिए सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया गया। उनके द्वारा कई सरकारी प्रयास किए गए, जैसे राजाओं ने नहरों, कुओं, तालाबों और कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया। इससे कई फायदे हुए। सिंचाई से उत्पादन बढ़ा, जिससे किसान राजा को कर देने में सक्षम हुए। इससे सेना और प्रशासन को मजबूती मिली। अगला टॉपिक है ग्रामीण समाज की संरचना। गाँव में रहने वाले लोग 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित थे। उत्तर और दक्षिण भारत में इनके नाम अलग अलग थे। नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिण भारत यानी तमिल क्षेत्र। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं जैसे संगम साहित्य में 3 वर्गों का उल्लेख है, जिसमें पहला वर्ग है वेल्लालर। वेल्लालर जो हैं ये बड़े भूस्वामी थे। समाज में इनका रुतबा बहुत ऊंचा था। दूसरा वर्ग है उजवार। ये साधारण हलवाहे या छोटे किसान थे। तीसरा वर्ग है कडेसियार और अडिमई। ये भूमिहीन मजदूर और दास थे जो दूसरों के खेतों में मेहनत करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर भारत, जिसमें हम ग्राम भोजक के बारे में जानेंगे। यह गांव का प्रमुख व्यक्ति था। अक्सर यह पद आनुवंशिक होता था। वह गांव का सबसे बड़ा जमींदार होता था। वह न केवल कर वसूलता था, बल्कि राजा की ओर से न्यायाधीश और पुलिस का काम भी करता था। अब हम जानेंगे गृहपति के बारे में। ये स्वतंत्र और छोटे किसान थे, जिनके पास अपनी ज़मीन होती थी। अब हम जानेंगे दास कर्मकार के बारे में। इनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी और ये गृहपतियों या ग्राम भोजक के खेतों में काम करके अपनी जीविका चलाते थे। नेक्स्ट टॉपिक है शहरों का जीवन और पुरातत्व। शहरों की समृद्धि को समझने के लिए इतिहासकार कई स्रोतों का सहारा लेते हैं, जिसमें पहला है जातक कथाएं। ये वे कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी और जिन्हें बाद में बौद्ध भिक्षुओं ने संकलित किया। ये कहानियाँ हमें बताती है कि कैसे एक निर्धन व्यक्ति भी अपनी बुद्धि से धनी बन सकता है। हम जानेंगे मूर्तिकला के बारे में। उस समय के शिल्पकारों ने शहरों, गांवों और जंगलों के जीवन को दीवारों, खंभों और सांची जैसे स्तूपों की रेलिंग पर बहुत खूबसूरती से उकेरा है। अब हम जानेंगे वलयकूप के बारे में, यानी रिंग वेल्स। खुदाई के दौरान शहरों में मिट्टी के बने घेरेदार कुएं मिले हैं,
जिन्हें वलयकूप कहा जाता है। ये पंक्तियों में एक के ऊपर एक रखे होते थे। इनका उपयोग मुख्य रूप से नाली, कूड़ेदान या शौचालय के रूप में किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है सिक्के और व्यापार। प्राचीन काल में विनिमय के लिए सिक्कों का प्रयोग शुरू हो चुका था। अब हम जानेंगे आहत सिक्के के बारे में। ये भारत के सबसे पुराने सिक्के हैं। इन्हें चांदी या तांबे की धातु को काटकर या उन पर मुहर लगाकर बनाया जाता था, इसलिए इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। इन पर पेड़, मछली, हाथी जैसे चित्र बने होते थे। अब हम जानेंगे व्यापारिक मार्ग के बारे में। सिक्के मिलने से पता चलता है कि व्यापार गांव से शहरों तक, एक शहर से दूसरे शहर तक फैला हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है मथुरा, एक धार्मिक और व्यापारिक केंद्र। मथुरा 2500 वर्षों से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। ये कई कारण हैं, जिसमें से एक कारण यह है कि यह दो प्रमुख व्यापारिक मार्गों के संगम पर स्थित था। मथुरा उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाले और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते के संगम पर स्थित था, इसलिए मथुरा यातायात और व्यापार की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। इसका दूसरा कारण है किलेबंदी। शहर के चारों ओर मजबूत दीवारें थी और यहाँ कई मंदिर भी थे। इसका तीसरा कारण है मूर्तिकला का केंद्र। मथुरा में बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने की कला विकसित हुई, जिसे मथुरा कला शैली कहा जाता है। इसका चौथा कारण है धार्मिक महत्व। यह कृष्ण भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र था। साथ ही यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी थे। अब हम जानेंगे शिल्प और शिल्पकार के बारे में। पहले हम जानेंगे शिल्प के बारे में। शहरों में शिल्प का काम बहुत ऊंचे स्तर पर था, जिसमें पहला है उत्तरी काले चमकीले पात्र। यह एक विशेष प्रकार का मिट्टी का बर्तन था जो बहुत पतला और चमकदार काला होता था। यह अमीर लोगों द्वारा उपयोग किया जाता था। और दूसरा है कपड़ा उद्योग। उस समय कपड़ा बनाना एक प्रमुख व्यवसाय था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके बड़े केंद्र थे। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। अब हम जानेंगे श्रेणी के बारे में। शिल्पकारों और व्यापारियों ने अपने स्वयं के संगठन बनाए, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। ये श्रेणियाँ प्रशिक्षण देती थी, कच्चा माल उपलब्ध कराती थी और तैयार माल का वितरण करती थी। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में भी कार्य करती थी, जहाँ धनी लोग अपना पैसा जमा किया करते थे। इस पैसे के ब्याज का उपयोग धार्मिक कार्यों या शिल्प को बढ़ावा देने में किया जाता था। अब हम जानेंगे अरिकामेडु के बारे में, जो एक तटीय बंदरगाह है। अरिकामेडु पुडुचेरी के पास स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, जहाँ से रोम के साथ व्यापार होता था। अब हम जानेंगे इसके पुरातत्व साक्ष्य के बारे में। यहाँ ईंटों से बना एक बड़ा गोदाम मिला है। यहाँ पर कुछ विदेशी वस्तुएं भी मिली हैं। यहाँ रोमन बर्तन मिले हैं, जैसे एम्फोरा, शराब या तेल रखने के लिए 2 हत्थों वाला लंबे जार। दूसरा है एरेटाइन, इटली के एक शहर के नाम पर आधारित लाल चमकदार मुहर लगे बर्तन भी यहाँ मिले हैं। यहाँ पर स्थानीय कला की भी कई चीज़ें मिली हैं, जैसे यहाँ रोमन डिज़ाइन के मनके, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि यहाँ विदेशी व्यापार चरम पर था। अब हम जानेंगे कि अंत में इसका क्या निष्कर्ष हुआ। 2500 साल पहले का यह युग भारत के लिए एक बड़े बदलाव का काल था। खेती में सुधार ने गाँव को खुशहाल बनाया, जिससे व्यापार बढ़ा और बड़े शहरों का उदय हुआ। शिल्पकारों की श्रेणियों और विदेशी व्यापार ने भारत की अर्थव्यवस्था को उस समय विश्व स्तर पर मजबूत पहचान दिलाई। तो दोस्तों, लोहा, सिंचाई और व्यापार, यही थे वो 3 स्तंभ जिन्होंने भारत को समृद्ध बनाया। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल। आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे? जिसमें ऑप्शन ए है सोना और लोहा, ऑप्शन बी है केवल मिट्टी, ऑप्शन सी है चांदी और तांबा, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।